24 अप्रैल 1918 की बात है। अमेरिका के शहर सैन फ्रांसिस्को की कोर्ट में राम सिंह नाम के आदमी ने रामचंद्र नाम के एक दूसरे इंसान को गोली मार दी। ये मुकदमे का आखिरी दिन था और अमेरिका की ज़मीन पर तब तक जितने भी मुकदमे लड़े गए थे, ये उनमें सबसे महंगा मुकदमा माना गया था। रामचंद्र कौन था? रामचंद्र गदर पार्टी, जो कि हिंदुस्तानी इनकलाबियों की पार्टी थी, उसका लीडर था। राम सिंह भी एक क्रांतिकारी थे जो कि गदर पार्टी से थे। राम सिंह ने जैसे ही रामचंद्र को गोली मारी, एकदम से उन्हें भी गोली मार दी गई। एक पुलिस वाले ने उनको गोली मार दी। आखिर ये क्या हो रहा था? इस केस को हिंदू जर्मन कॉन्स्पिरेसी केस के नाम से जाना जाता है। हिंदू वर्ड से आपको लगेगा ये रिलीजन की बात है, लेकिन यहाँ पर हिंदू का मतलब हिंदुस्तानी था, क्योंकि इस केस में सिख भी थे, मुसलमान भी थे और हिंदू भी थे। गदर पार्टी एक पार्टी थी जो 1913 में बनी अमेरिका में। इसका काम था हिंदुस्तान के बाहर जो लोग रह रहे थे, ख़ासतौर पे अमेरिका में, वहाँ के लोगों को इकट्ठा कर हिंदुस्तान को आज़ाद कराना। हिंदुस्तान के बाहर भी हिंदुस्तान की जंग लड़ी गई है आज़ादी की, ये बहुत कम लोगों को मालूम होता है। कुछ लोगों को थोड़ा बहुत पता है, लेकिन उन्हें ये नहीं समझ में आता है कि हिंदुस्तान की जंग आज़ादी के लिए शुरू से बाहर से ज़रूर लड़ी गई है। सबसे पहले जो पहला मरकज़ है हिंदुस्तान की जंग आज़ादी का हिंदुस्तान के बाहर, वो मक्का और मदीना था। 1845 की बात है। हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की, वो हज के लिए मक्के में मौजूद थे और उनका इरादा था कि वो अब हिंदुस्तान वापस न जाकर मक्के में ही इबादत कर अपनी बाकी ज़िंदगी गुजार देंगे। तब वहाँ पर उन्हें मौलाना इसहाक मिले और उन्होंने उनसे कहा कि आप हिंदुस्तान वापस जाइए, अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जंग कीजिए। वो वापस आए, 1857 की जंग की प्लान किया और 1857 में उन्होंने शामली नाम का एक शहर जो कि मेरठ के करीब ही था, उसे आज़ाद भी करा लिया। उन्हीं के साथ बहुत से लोग थे जो जंग में शहीद हुए, कुछ लोगों को फांसी हुई। वो वहाँ से 1857 में जब अंग्रेज़ जीते तो निकल आए और वापस मक्का और मदीना चले गए। अगले 30 साल वो ज़िंदा रहे और मक्के और मदीने से जो लोग हज पर आते थे, और सिर्फ हिंदुस्तान से ही नहीं, बाकी जगह से भी जो लोग हज पर आते थे, उनके बीच अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ वो लोगों को भड़काया करते थे, अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ वो लोगों को समझाया करते थे। ये पहला मरकज़ था। एक दूसरा मरकज़ 1905 के आसपास लंदन में शुरू हुआ, जिसे इंडिया हाउस कहा जाता है। ये श्यामजी कृष्ण वर्मा नाम के एक आर्य समाज के लीडर ने शुरू किया था। इंडिया हाउस के बारे में आपको ये जानकर शायद अचंभा होगा कि हम जितने बड़े क्रांतिकारियों का नाम सुनते हैं, ज़्यादातर क्रांतिकारियों की ट्रेनिंग कहीं ना कहीं इंडिया हाउस में हुई है। जैसे विनायक दामोदर सावरकर, असफ़ अली वही असफ़ अली हैं जिन्होंने भगत सिंह का केस लड़ा था, सैयद हैदर रज़ा, MPT आचार्य और ऐसे कई नाम, बिपिन चंद्र पाल, ये सब लोग कहीं ना कहीं इंडिया हाउस के अंदर से ही आपको बाहर दिखाई देते हैं। इसके अलावा अली खान, और सबसे बड़ा नाम जो इंडिया हाउस से निकल कर आता है वो मदन लाल ढींगरा का है, जिन्होंने करजन नाम के एक अंग्रेज़ अफसर को लंदन में 1909 में गोली मार दी थी, जिसके बाद इंडिया हाउस को बंद करना पड़ा था। और ज़्यादातर क्रांतिकारी या तो बर्लिन जर्मनी में या पेरिस फ्रांस में चले गए थे। मैडम भीकाजी कामा भी इन्हीं का एक हिस्सा थी। यहीं से एक किताब लिखी गई थी जो सावरकर ने लिखी थी, जो भारत की 1857 की जंग पर है, जिसमें पहली बार 1857 की जंग को नेशनल वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के तौर पर दिखाया गया और बाद में आने वाले जितने क्रांतिकारी हैं उन्होंने उससे प्रेरणा हासिल की। उसके अलावा हम वापस जाते हैं अब गदर पार्टी पर। 1913 के आसपास आते आते गदर पार्टी बन चुकी थी अमेरिका में। गदर पार्टी बनी, गदर पार्टी का काम था, गदर, सबसे पहले आप ध्यान दें, गदर ये जो वर्ड है इसका मतलब होता है मतलब रेवोल्यूशन। 1857 को हिंदुस्तान की आम जबान में गदर कहकर पुकारा जाता था, तो उन्होंने 1857 जैसा कुछ हो इसकी तैयारी शुरू की। 1913 में उन्होंने तैयारी शुरू की। 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में अंग्रेज फौज के हिंदुस्तानी सिपाही 1857 की तरह बगावत कर दें, इसकी तैयारियां पूरी हो चुकी थी। इसके लिए अमेरिका से बहुत सारे क्रांतिकारी आए
और हिंदुस्तान में भी बहुत से क्रांतिकारियों को पैसा भेजा गया, हथियार भेजा गया, लिटरेचर भेजा गया, ताकि यहाँ पर बहुत कुछ हो सके। किसी मुखबिर ने खबर कर दी, अंग्रेज़ों को प्लान का पता चल गया 1914-15 के दौरान। उसके बाद बहुत सारे क्रांतिकारी पकड़े गए। फर्स्ट लाहौर कॉन्स्पिरेसी कहकर बहुत सारे केस चले और सैकड़ों क्रांतिकारियों को फांसी की सज़ा हुई, जिसमें सबसे मशहूर नाम करतार सिंह का है, जिनसे जो इंस्पिरेशन है वो भगत सिंह लिया करते थे। 17 साल 18 साल की उम्र में उन्होंने फांसी के तख्ते पर चढ़कर देश के लिए जान दे दी थी करतार सिंह ने। उसके बाद उसी दौर में इसी प्लान का हिस्सा रास बिहारी बोस थे, जिनका काम ये था कि अंग्रेज फौज के हिंदुस्तानी सिपाहियों को बगावत के लिए तैयार करेंगे। प्लान क्योंकि पता चल गया था, रास बिहारी बोस को भी निकल कर जाना पड़ा। वो जापान चले गए। जापान में बाद में आप उनका नाम 30 साल बाद सुनते हैं, जब उन्होंने आज़ाद हिंद फौज बनाई, जिसकी बाद में कमान नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने संभाली। इसके अलावा इसी गदर पार्टी का एक और जो हिस्सा था वो था हथियार भेजना। हथियार ये जो भेजे जा रहे थे, जो जर्मनी और अमेरिका के रास्ते आ रहे थे, इन हथियारों का इस्तेमाल बाघ जतिन को और एम.एन. रॉय को करना था। एम.एन. रॉय, जिन्होंने बाद में कम्युनिस्ट पार्टी भी बनाई, वह ये मिलकर हथियार भी किसी वजह से वो प्लान भी फेल हो गया। इंडोनेशिया मलेशिया के रास्ते होते हुए हथियार आने थे। एक पूरा प्लान था कि हथियार आएंगे, पानी के जहाज़ से आएंगे, वो भी फेल हो गया था, लेकिन वो भी गदर पार्टी का हिस्सा था। उसके अलावा गदर पार्टी का एक और कारनामा था कि 1915 में काबुल में गदर पार्टी ने, या गदर पार्टी के अलावा बाकी क्रांतिकारियों से भी उन्होंने हाथ मिलाया हुआ था, उन्होंने एक सरकार बनाई थी। सबसे पहले भारत से राजा महेंद्र प्रताप नाम के एक इंसान थे जो हाथरस के रहने वाले थे। वो यहाँ से चले, वो तुर्की गए और जर्मनी गए। वहाँ पर तुर्की के सुल्तान और जर्मनी के कैसर से उन्होंने बात की और ये यकीन दिलाया कि अगर वो हिंदुस्तानियों की मदद करेंगे तो अंग्रेज़ों के खिलाफ जंग में हिंदुस्तानी उनका साथ देंगे। वर्ल्ड वॉर चल रही थी। उन्हें ख़त दे दिए गए और उन्हें ये एक तरीके से हिंदुस्तान का उन्होंने राष्ट्रपति मान लिया। उसके बाद वो अपने साथ मौलाना बरकतुल्लाह, जो कि भोपाल के रहने वाले थे और गदर पार्टी के नेता थे, वो उन्हें लेकर वहाँ से आए और काबुल पहुँचे। काबुल में दूसरी तरफ हिंदुस्तान से मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी पहुँचे हुए थे और बहुत सारे गदर पार्टी के लोग भी पहुँचे हुए थे। मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी देवबंद से थे, देवबंद के एक मौलाना थे, वो भी वहाँ पर मौजूद थे। इन सब ने मिलकर वहाँ पर एक सरकार बनाई जिसे आरजी हुकूमत कहा गया, यानी कि एग्जाइल में एक गवर्नमेंट बनाई गई, जिसके राष्ट्रपति या प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे, प्राइम मिनिस्टर बरकतुल्लाह थे और उबैदुल्लाह इसके होम मिनिस्टर बने। सरकार तो बन गई, अब इसकी एक फौज भी बननी थी। उस फौज का भी प्लान पूरा तैयार था, सारी तैयारियां पूरी हो चुकी थी। हिंदुस्तान में खत रेशमी रुमाल पर लिखकर भेजे जा रहे थे। ऐसे 3 रेशमी रुमाल अंग्रेज सरकार के हाथ लग गए। अंग्रेज सरकार ने उससे जो पाया उसमें सैकड़ों नाम उन्हें मिले। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जैसे नाम उसमें थे, उसमें डॉक्टर अंसारी जैसे नाम थे, और उससे ये साबित हुआ कि हिंदुस्तान में एक फ़ौज बनाने की तैयारी हो रही है। इसे रेशमी रुमाल तहरीक या सिल्क लेटर कॉन्स्पिरेसी कहा गया। केस चले, बहुत लोगों को सज़ा हुई। इसी केस से जो एक नाम सबसे पहले जुड़ा वो मौलाना महमूद हसन और हुसैन अहमद मदनी का नाम था, जो उस वक्त मक्के में थे। मक्का यानी कि अरब। वो वहाँ से पकड़ लिए गए, अंग्रेज़ों ने उन्हें पकड़ा, युद्धबंदी बनाया और माल्टा, जो कि यूरोप में है, एक वहाँ पर उन्हें ले जाकर बंद कर दिया गया। उसके अलावा 1915 यही वो साल है जबकि सिंगापुर में हिंदुस्तानी फौजियों ने, जो अंग्रेज़ों की फ़ौज में थे, हिंदुस्तानी सिपाहियों ने बगावत कर दी और सिंगापुर पर कब्ज़ा कर लिया। सारे अंग्रेज़ अफसरों को उन्होंने मार गिराया। 3 दिन तक कब्ज़ा जारी रहा। फिर बाद में जापान और रूस की मदद से वो वापस सिंगापुर पर कब्ज़ा कर पाए। ये सब कुछ बाहर, जो हिंदुस्तान के बाहर जो लोग रह रहे हैं या फिर बाहर जाकर किस तरीके से हिंदुस्तान की जंग आज़ादी लड़ी गई, ये उसकी कहानी है। ये सिर्फ गदर पार्टी की कहानी नहीं है, इसमें सब गदर पार्टी के लोग नहीं हैं। इसके बाद बहुत लोग
सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो जाती है, बहुत लोग हिंदुस्तान के बाहर जाते हैं, एम.एन. रॉय भी बाहर जाते हैं, और उसके बाद रशिया में, यानी कि यूएसएसआर उस ज़माने में होता था, वहाँ ताशकंद में, उज़्बेकिस्तान जहाँ पर है आज, वहाँ पर हिंदुस्तान के लिए 1920 की दहाई में एक मिलिट्री स्कूल बनाया जाता है एम.एन. रॉय और एम.पी.टी. आचार्य की देखरेख में। एम.पी.टी. आचार्य वही हैं जो इंडिया हाउस में सावरकर के साथ भी थे। उनकी देखरेख में एक पूरा स्कूल बनता है, आर्मी स्कूल बनता है। वहाँ पर यह तैयारी की जाती है कि जो लोग अफ़गानिस्तान के रास्ते बाहर निकले थे 1915 के आसपास, 16 के आसपास, उन्हें आर्मी की ट्रेनिंग दी जाएगी। ये लोग उज़्बेकिस्तान से, इसमें शौकत जैसे कुछ लोग मौजूद थे जिन्होंने बाद में हिंदुस्तान में आकर बहुत कुछ किया। इसमें अली अकबर शाह नाम के एक इंसान थे जो बाद में, वो भी उज़्बेकिस्तान में ट्रेनिंग हासिल कर रहे हैं, जो बाद में सुभाष चंद्र बोस के बड़े ख़ास इंसान के तौर पर दिखते हैं, क्योंकि वही वो इंसान हैं जो सुभाष चंद्र बोस को कलकत्ता से निकालकर पेशावर के रास्ते काबुल लेकर गए थे। तो एक बार फिर आपको दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से बाहर से जंग आज़ादी लड़ी जा रही है, जो हिंदुस्तान के बाहर है। उसके बाद 1930 की दहाई आते आते एक इंसान उभर कर आएगा जिसका नाम है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। 1930 की दहाई में वो लगभग पूरा वक्त यूरोप में हैं, उन्हें एग्जाइल में रखा गया है, लेकिन यूरोप में वो बैठकर सिर्फ सज़ा नहीं काट रहे थे, वो यूरोप में लोगों से मिल रहे थे, नेताओं से मिल रहे थे, और जो भारत के जंगे आज़ादी की सिपाही जिनका अभी तक नाम लिया गया है, जिसमें सरदार अजीत सिंह भी मौजूद हैं। सरदार अजीत सिंह भगत सिंह के चाचा थे। 1907 में जब पहली बार पंजाब में विद्रोह शुरू हुआ, वो उस वक्त से एक्टिव थे और वो भी हिंदुस्तान के बाहर चले गए थे। वो ब्राज़ील गए, मैक्सिको गए, अमेरिका गए, इटली गए, वो हर जगह जाकर रहे, जर्मनी में रहे। वहाँ पर सुभाष चंद्र बोस ऐसे सभी लोगों से मिल रहे थे। सुभाष चंद्र बोस इधर तैयारी कर रहे थे, दूसरी तरफ जर्मनी के साथ एक गठजोड़ बनाने की तैयारी हो रही थी। 1938 आते आते सुभाष चंद्र बोस अगली जंग की तैयारी कर चुके थे। ऐसे में मौलाना उबैदुल्ला सिंधी, जिनका नाम हमने 1915 में आपके सामने लिया, वो मक्के में रहकर लोगों को, हज पर जो लोग आते थे, उन्हें अंग्रेज़ों के खिलाफ भड़का रहे थे। इससे पहले वो जर्मनी, इटली, यूएसएसआर हर जगह जाकर लोगों के साथ गठजोड़ कर चुके थे। वो वापस हिंदुस्तान आते हैं, वो सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस से मिलते हैं और वो समझाते हैं कि तुम्हारा काम अब बाहर है, अब तुम्हें हिंदुस्तान के बाहर से जंग करनी होगी। बाहर से क्यों जंग करनी होगी? क्योंकि जापान में राजा महेंद्र प्रताप, जिन्होंने पहली सरकार बनाई थी, वो मौजूद थे। रास बिहारी बोस मौजूद थे। दूसरी तरफ इटली में इकबाल शहदाई नाम के एक क्रांतिकारी मौजूद थे। सरदार अजीत सिंह मौजूद थे, और ये सब, और उसके अलावा जर्मनी में भी क्रांतिकारियों का एक ग्रुप मौजूद था, चट्टो मौजूद थे। ये सब लोग क्योंकि बाहर थे, तो सुभाष चंद्र बोस के लिए ज़रूरी था कि वो बाहर जाएं। उन्हें नज़रबंद कर लिया गया था, लेकिन वो जिस हीरोइक तरीके से निकले वो तो खैर एक अलग कहानी है। वो बाहर गए, बाहर जाकर उन्होंने जर्मनी में पहले एक फ़ौज तैयार की, फिर वो जापान की तरफ आते हैं। जापान में फ़ौज रास बिहारी बोस और मोहन सिंह ने पहले से तैयार की हुई थी, उस सरकार की कमान वो संभालते हैं। और उसके बाद हिंदुस्तान के बाहर से, जापान की, सिंगापुर से ये आर्मी खड़ी होती है, बर्मा के रास्ते आती है और हिंदुस्तान में आज़ादी की जंग लड़ती है। मणिपुर तक आ जाते हैं, यानी कि हिंदुस्तान की सरहद के अंदर तक आते हैं। तो ये सारी जो जंग हैं, इसके अलावा बहुत से ऐसे किस्से हैं जो कि रह गए हैं, जैसे सूफी अंबा प्रसाद का एक किस्सा है। लेकिन ये सारी जंग ये बताने के लिए कि हिंदुस्तानियों ने कभी भी हिंदुस्तान का मतलब एक ज़मीन को नहीं समझा। वो कहीं भी रहे, वो अमेरिका में रहे, वो ब्राज़ील में रहे, वो मैक्सिको में रहे, सरदार अजीत सिंह ब्राज़ील में भी रहे, अर्जेंटीना में रहे, वो कहीं भी रहे, उन्होंने हिंदुस्तान की जंगे आज़ादी में हिस्सा लिया। यूरोप में रह कर लिया, पेरिस से लिया, मैडम भीकाजी कामा का नाम कौन नहीं जानता। ये सारी चीज़ें हिंदुस्तान की जंगे आज़ादी की, हिंदुस्तान की ये जो सरजमीन है, इसके बाहर से हो रही थी, और आम तौर पर उनका नाम हम भूल जाते हैं। ज़रूरी है कि जब हम जंगे आज़ादी को याद करें तो उनका नाम भी याद करें।